नमस्कार। प्रहार में आप सबका स्वागत है। मित्रों, प्रधानमंत्री कल तमिलनाडु के दौरे पर थे और बहुत ही अद्भुत तस्वीर आ रही है। प्रधानमंत्री की जो रैली हुई उसमें लोग कह रहे हैं कि 10 से 15 लाख लोगों की भीड़ थी। अन्नामलाई को सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री इस तरह से उनके पीठ पर उनको बधाई दे रहे थे, इस तरह से बधाई दे रहे थे जैसे मानो कि प्रधानमंत्री गदगद हो। उनके पीठ को थपथपाया, फिर उनके हाथों को अपने हाथों में लिया और मजबूत एक प्रकार का एक बेहतरीन की आपने कमाल कर दिया। अब ये एक्स आईपीएस अन्नामलाई क्या तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के एक बेहतरीन कैप्टन के रूप में उभर रहे हैं, जो लगातार अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, बेहतरीन परफॉर्मेंस है। क्या आपको लगता है इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के पताके को लेकर अब दक्षिण विजय पर निकल चुके हैं? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि डीएमके के धुरगढ़ में और एक जो जातीय कॉम्बिनेशन वाला जो गढ़ है, जिसमें अब तक की राजनीति पेरियार के इर्द गिर्द घूमती रही है, एक खास दर्शन के इर्द गिर्द घूमती रही है, क्या वो जो दुर्ग है, वो जो किला है, जिसका नेतृत्व आजकल स्टालिन और उनके बेटे कर रहे हैं, क्या स्टालिन का दुर्ग किला ढह जाएगा? इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अखिलेश अखिल जुड़ रहे हैं और थोड़ी देर में अजीत झा भी जुड़ने वाले हैं। कुछ तकनीकी समस्या हो रही है, लेकिन जैसे ही वो जुड़ेंगे हम उनसे बात करेंगे। अखिलेश जी, आज आप कम से कम प्रधानमंत्री को बधाई देंगे कि एक ऐसे गढ़ में जहां कांग्रेस पार्टी खुद सत्ता में शामिल है लेकिन अपना फुटप्रिंट नहीं बना पा रही है। जो कांग्रेस पार्टी ये विवाद करवाती है कि नॉर्थ बनाम साउथ, कांग्रेस जब साउथ में 2 स्टेट जीतती है तो वो कहती है कि वो काउ बेल्ट वाले लोग हैं, गाय गोबर वाले लोग हैं नॉर्थ इंडिया को। उस बेल्ट में जो सबसे मजबूत राज्य है, वहां कांग्रेस की मजबूत स्थिति होनी चाहिए थी। कांग्रेस सीन में नहीं है और स्टालिन का दुर्ग ऐसा लग रहा है कि ढह जाएगा। नहीं नहीं, ये जो है ना, ये प्रधानमंत्री मोदी का ठीक है, इकबाल वहां बुलंद रहे, ये हर आदमी चाहता है। क्योंकि एक जो है बीजेपी का दक्षिण भारत में, समझिए कि कर्नाटक में एक तरह से खात्मा होने के बाद बीजेपी की 2 राज्यों में बड़ी जबरदस्त अभी जो है समझिए निगाह लगी हुई है। एक केरल है और दूसरा जो है तमिलनाडु है। तमिलनाडु में जो भी चीज होता दिख रहा है उसके लिए बीजेपी वाकई में बधाई के पात्र है, क्योंकि बहुत वर्षों के बाद, लंबे अरसे के बाद समझिए कि बीजेपी की जमीन वहां फर्टाइल होती दिख रही है और अन्नामलाई वास्तव में इसके लिए बधाई के पात्र हैं। मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी को या अन्नामलाई के जरिए बीजेपी को कितनी सीटें लोकसभा चुनाव में मिलेगी, मैं नहीं जानता, या आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की क्या स्थिति होगी। लेकिन एक बात तय है कि बीजेपी दक्षिण भारत में पुरजोर कोशिश कर रही है और इस कोशिश में सबसे बड़े टारगेट पर अभी तमिलनाडु है। तमिलनाडु में देखिए, तमिलनाडु में कि अन्नामलाई जितना मेहनत कर रहे हैं, और आप बता रहे हैं, हमने चूंकि उस दृश्य को देखा नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी के जो समझिए कि जो उनका ये हुआ था रोड शो, हमने उसको नहीं देखा है, इसलिए उसके बारे में अभी, लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं उससे साफ जाहिर है कि प्रधानमंत्री मोदी वहां बेहतरीन काम कर रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो भी कर रहे हैं वो अन्नामलाई के जरिए कर रहे हैं। लेकिन मैं इसमें एक बात कहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी की कोशिश तो हर राज्यों में इसी तरह की चल रही है। हिमाचल में भी कोशिश चल रही है, समझिए कि उधर बिहार में भी कोशिश चल रही है। जहां किसी की सरकार, किसी भी विपक्षी पार्टी की सरकार चल रही है, उसको भी खंडित करके गिराकर बीजेपी अपनी राजनीति साधती है। और ये बीजेपी की राजनीति पिछले 10 वर्षों से देखी जा रही है। ऐसे में
तमिलनाडु में चूंकि वो सरकार गिराने की स्थिति में नहीं है, लेकिन अपनी पोजीशनिंग ठीक करने की स्थिति में है। इसलिए अगर तमिलनाडु में समझिए कि ये बीजेपी को 2-4 सीटें अगर वहां से मिल जाती है तो बड़ी उपलब्धि होगी, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। यही हाल केरल में भी उनका प्रयास है। लेकिन देखने की बात ये होगी, आपने उसमें जोड़ दिया पेरियार की राजनीति। पेरियार की राजनीति के खिलाफ जाकर न डीएमके न अन्ना द्रमुक अभी कोई भी गतिविधियां अगर तमिलनाडु में करेगी, उसका पुरजोर विरोध होगा, क्योंकि वहां का समाज जो है, वहां का समाज पूरे पेरियार के जो मैथमेटिक्स है, उसके केमिस्ट्री है, उसका सामाजिक समीकरण, उसके बियॉन्ड जाने को तैयार नहीं है। ऐसे में समझिए कि अभी बीजेपी कोई भी खेल अगर करेगी पेरियार के खिलाफ, पेरियार के फिलॉसफी के खिलाफ, तो उसके खिलाफ जा सकता है ये विरोध में, और बीजेपी को इसकी हानि हो सकती है। ये हम क्यों मान लें कि बीजेपी पेरियार के खिलाफ कोई नैरेटिव बुन रही है? ये मानना भी ठीक नहीं है। अभी तक बीजेपी का भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोबर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।